कहानी की शुरुआत बेन नाम के एक फर्स्ट ऑफिसर से होती है। वह एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी पत्नी उसे घर वापस आने के लिए कहती है क्योंकि दोनों अपने बेटे की बीमारी की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। वह बेन से कहती है कि हर परेशानी से भागना बंद करो और अपने परिवार के पास लौट आओ। उसी एयरपोर्ट पर डैन नाम का एक पैसेंजर भी मौजूद था। उसके चार्जिंग केबल में खराबी थी और उसमें से हल्का धुआं निकल रहा था। इसके बावजूद वह पावर बैंक और केबल को अपने लाल बैग में रख देता है। नियमों के मुताबिक पावर बैंक को चेक इन बैगेज में ले जाना मना था, लेकिन डैन इस बात को नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हुए बेन की मुलाकात कोरा नाम की एक छोटी लड़की से होती है जिसे फ्लाइट में बैठने से काफी डर लगता था। वह बेन से पूछती है कि क्या आप इस प्लेन के कैप्टन हैं? बेन हंसते हुए जवाब देता है कि नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ। ये सुनते ही कोरा मजाक में कहती है कि आपकी इतनी उम्र हो गई, फिर भी आप अभी तक कैप्टन नहीं बने। बेन मुस्कुराकर कहता है कि जिंदगी में हर किसी को सीधा रास्ता नहीं मिलता। कोरा अपने पिता, सौतेली माँ और छोटे सौतेले भाई फिन के साथ सफर कर रही थी। कोरा की माँ ने बच्चों की सुरक्षा के लिए फिन के कपड़ों में एक जीपीएस ट्रैकर छिपाया हुआ था जिसकी लोकेशन कोरा अपने फोन से देख सकती थी। इसी बीच एयरपोर्ट स्टाफ की लापरवाही से डैन का लाल बैग बिना सही जांच के कार्गो में लोड कर दिया जाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी गलती आगे चलकर पूरे प्लेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। ये फ्लाइट लॉस एंजलिस से शंघाई जा रही थी। प्लेन में कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी सफर कर रहे थे। तभी एक अमेरिकी खिलाड़ी चीनी टीम का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी टीम का कैप्टन भी अपने साथी का साथ देता है, जिससे दोनों टीमों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन उनका कोच तुरंत बीच में आकर माफी मांग लेता है और मामला वहीं शांत हो जाता है। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम रिचर्ड था। कुछ देर बाद प्लेन उड़ान भरता है। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स टीम की खिलाड़ी लिली अपने कैप्टन सैम से पूछती है कि वह उसका लेटर पढ़ने से इतना डर क्यों रहा है। सैम कहता है कि वह डर नहीं रहा, बस चीन लौटने के बाद उसे पड़ेगा। इसके बाद वह वॉशरूम की तरफ चला जाता है। असल में उसने लिली का लेटर अपने फोन कवर के अंदर छिपा कर रखा हुआ था। उधर कोरा का पिता उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कम से कम अपने छोटे भाई फिन के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो, लेकिन कोरा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद कोरा का पिता वॉशरूम चला जाता है और उसकी सौतेली माँ भी उसके पीछे चली जाती है। इसी समय कार्गो में रखा डैन का खराब पावर बैंक चिंगारियां छोड़ने लगता है। देखते ही देखते उसके लाल बैग में आग लग जाती है, लेकिन प्लेन में मौजूद किसी भी यात्री को अभी इस खतरे का अंदाजा नहीं था। फिन को जब अपने माता पिता दिखाई नहीं देते तो वह कोरा से पूछता है कि वे कहाँ गए हैं। कोरा मजाक में कहती है कि वॉशरूम के पास एक पुल है और वे दोनों वहीं गए हैं। फिन उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से प्लेन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वहां एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। फिन उसके पास बैठ जाता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। तभी कॉकपिट में अचानक एक वार्निंग दिखाई देती है। कार्गो कंपार्टमेंट में धुआं और आग डिटेक्ट हो चुकी थी। बेन तुरंत फायर सप्रेशन सिस्टम चालू करता है, लेकिन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। हालात बिगड़ते देख बेन रेडियो पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगता है। उन्हें बताया जाता है कि गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे करीब है, लेकिन वह भी लगभग 400 नॉटिकल माइल्स दूर था। इसी दौरान कोरा अपने पिता को ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। दूसरी तरफ प्लेन के 2 क्रू मेंबर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही थी। तभी जलता हुआ कंटेनर अपने बंधनों से छूट जाता है और तेजी से आगे सरकते हुए कुछ सिलेंडरों से टकरा जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। सिलेंडर फटने से प्लेन के ढांचे में एक बड़ा छेद हो जाता है।
सामान हवा में उड़ने लगता है और कई यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में लिली कोरा को पकड़कर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। सभी यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के पिता और उसकी सौतेली माँ अभी भी वॉशरूम के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। उड़ता हुआ सामान कई यात्रियों को घायल कर देता है। किसी तरह कैप्टन रिचर्ड प्लेन को नीचे लाकर सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचाता है। इसके बाद वह अनाउंसमेंट करता है कि अब सभी लोग अपने ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। इसी बीच डैन अपनी सीट से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। उधर सैम भी लिली के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोककर वापस सीट पर बैठा देती है, क्योंकि इस हालत में प्लेन के अंदर घूमना बेहद खतरनाक था। वॉशरूम में पहुंचकर डैन आराम से सिगरेट पीने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे कार्गो में लगी आग अब और तेजी से फैल रही थी। तभी जलता हुआ कंटेनर खिसकते हुए इंजन से टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ इंजन फट जाता है। प्लेन के एक तरफ फिर से बड़ा छेद हो जाता है और कई यात्री हवा के दबाव से बाहर खिंच जाते हैं। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल्स भी काम करना बंद कर देते हैं। उस समय वे खुले समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे और आसपास उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ ही देर बाद दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। अब प्लेन की पावर के साथ साथ रेडियो कम्युनिकेशन भी बंद हो चुका था। बेन तुरंत रैम एयर टरबाइन को बाहर निकालता है। इससे प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा चालू हो जाते हैं और उन्हें प्लेन संभालने का एक आखिरी मौका मिल जाता है। उधर कोरा अपने माता पिता के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे पकड़कर रोक लेती है। रिचर्ड अब समझ चुका था कि प्लेन को बचाना संभव नहीं है, इसलिए वह फैसला करता है कि उन्हें समुद्र में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह बेन से तुरंत फ्यूल बाहर निकालने के लिए कहता है और यात्रियों को टक्कर के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। सभी लोग डर के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं। पूरा केबिन चीखों से गूंज रहा था और प्लेन तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। अगले ही पल प्लेन जोरदार टक्कर के साथ समुद्र की सतह से टकराता है। पानी पर घिसटते हुए वह नीचे मौजूद चट्टानों से जा भिड़ता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का एक पंख टूटकर अलग हो जाता है और पूरा विमान पलट जाता है। इसके बाद प्लेन कई हिस्सों में टूट जाता है। चारों तरफ पानी भरने लगता है और कई यात्री उसी हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ देर बाद समुद्र में प्लेन का मलबा और लाशें तैरती दिखाई देती हैं। जो लोग बच गए थे वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कोकपिट में रिचर्ड बेहोश पड़ा था और बाहर से पानी का दबाव लगातार शीशे पर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पेनी ने पूरे समय कोरा को पकड़ कर रखा था। पेनी कोरा से वहीं रुकने को कहती है और खुद कोकपिट की तरफ जाती है। वहां बेन रिचर्ड को उसकी सीट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है। वह बेन से कहता है कि क्रैश एक्स की मदद से सीट को काट कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम को पता चलता है कि लिली अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। आसपास ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल थे। वह बार बार लिली का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। प्लेन का पिछला हिस्सा उल्टा होकर पानी में तैर रहा था। उसी के अंदर फिन, एक आदमी और फ्लाइट अटेंडेंट जोई फंसे हुए थे। इसी बीच लिली तैरते हुए प्लेन के एक टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और लगातार खून बह रहा था। कोकपिट में बेन और पेनी रिचर्ड को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पैर सीट के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। ऊपर से कोकपिट का शीशा भी किसी भी समय टूट सकता था। बेन समझ जाता है कि अगर उसने रिचर्ड का पैर काटा तो ज्यादा खून बहने से उसकी वही मौत हो जाएगी। रिचर्ड अब समझ चुका था कि उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वह बेन से कहता है कि कोकपिट का दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाओ, ताकि पानी सिर्फ कोकपिट तक ही रहे और बाकी हिस्से में न फैले। फिर वह बेन से कहता है, अब यह प्लेन तुम्हारा है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। बेन वहां से निकलने लगता है। तभी रिचर्ड उसे ELT चेक करने के लिए याद दिलाता है। बाहर आते ही बेन चारों तरफ का हाल देखकर सन्न रह जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह उल्टा होकर पानी में फंसा हुआ था
और वहां मौजूद ज्यादातर यात्री मर चुके थे। इसी दौरान वॉशरूम में फिन की मां को होश आता है। वह कोरा के पिता को भी जगाती है, लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजा खोलते हैं, पानी तेज रफ्तार से अंदर घुसने लगता है। उधर कोकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड आखिरी बार अपने परिवार की तस्वीर देखता है। अगले ही पल कोकपिट का शीशा टूट जाता है और समुद्र का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है। प्लेन के पिछले हिस्से में बेकी नाम की एक बुजुर्ग महिला भी जिंदा थी। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वहां फंसे सभी लोग समझ जाते हैं कि पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें किसी ऊंची जगह तक पहुंचना होगा। हर प्लेन में एक ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर लगा होता है। ये डिवाइस प्लेन की लोकेशन रेस्क्यू टीम तक भेजता है, लेकिन इस समय ELT प्लेन के बीच वाले हिस्से में था। अब बेन को वहां तक पहुंचकर देखना था कि वह अपने आप एक्टिव हुआ है या नहीं। बेन फैसला करता है कि वह खुद वहां जाएगा। वह लाइफ राफ्ट पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन पेनी बताती है पहले एक अच्छी स्विमर रह चुकी है। कोरा भी उनके साथ जाने की जिद करती है क्योंकि वह अपने माता पिता और फिन को ढूंढना चाहती थी। पेनी उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और समझाती है कि अपने जूते संभाल कर रखना। इसके बाद वह खुद पानी में उतर जाती है। पेनी के जाते ही कोरा को समुद्र में शार्क दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से पेनी उसकी बात समझ नहीं पाती। बेन तुरंत लाइफ राफ्ट को पानी में उतारता है और कोरा के साथ पेनी की तरफ बढ़ने लगता है। उधर प्लेन के उल्टे पड़े पिछले हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर वे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते तो पानी अंदर भर जाता और सभी की मौत हो सकती थी। इधर समुद्र में शार्क लगातार पेनी के करीब पहुंच रही थी। उसे दूर से कोरा की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि कोरा उसे किस बात के लिए चेतावनी दे रही है। अगले ही पल शार्क पेनी पर हमला कर देती है। बेन पूरी ताकत लगाकर पेनी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद शार्क उनकी राफ्ट पर भी हमला करती है। बेन चप्पू से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे वहां से दूर भगा देता है। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में मौजूद सभी लोग डर के मारे एक ही तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ज्यादा वजन एक तरफ आने से पूरा हिस्सा थोड़ा आगे खिसक जाता है। इसी दौरान एक महिला फिसलकर पानी में गिर जाती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को वापस ऊपर खींच लेती है। प्लेन के पिछले हिस्से में फ्लाइट अटेंडेंट जोई मैट के घायल हाथ पर पट्टी बांध रही थी। बाकी लोग मिलकर डरे हुए फिन को शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मिड सेक्शन में सैम सभी को समझाता है कि कुछ लोगों को वापस पानी वाली तरफ जाना होगा। प्लेन का यह हिस्सा एक कोरल रीफ के ऊपर अटका हुआ था। अगर सारा वजन एक ही तरफ रहा तो पूरा हिस्सा कभी भी फिसलकर पानी में जा सकता था, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ी हच उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि हच का कोच भी मानता है कि सैम सही कह रहा है। जेसी पानी वाली तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हच अब भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं था। उधर लिली जिस टूटे हुए हिस्से पर खड़ी थी, वह धीरे धीरे बाकी प्लेन से दूर बहने लगता है। पैर में चोट होने के बावजूद वह पानी में उतरती है और तैरकर मिड सेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करती है। काफी मशक्कत के बाद वह वहां पहुंच जाती है। सैम उसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक एक शार्क हच के कोच पर हमला कर देती है। जेसी उसे बचाने के लिए पानी में उतरता है, मगर शार्क उसे भी अपना शिकार बना लेती है। ये देखकर हच अपना आपा खो देता है। वह सारी गलती सैम पर डालने लगता है और उस पर हमला कर देता है। तभी बेन वहां पहुंचता है और हच को खींचकर सैम से अलग कर देता है। उधर प्लेन के पिछले हिस्से में जोई कहती है कि वह पानी के नीचे तैरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। मैट का एक हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वह खुद जाने की जिद करता है। बेकी भी उसे मना करती है, लेकिन मैट किसी की नहीं सुनता। वह एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है और प्लेन के नीचे से रास्ता बनाते हुए आखिरकार सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है।
तभी उसे कुछ दूरी पर कोरा के पिता दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उनकी मदद कर पाता, एक शार्क उन पर हमला करती है और उन्हें पानी के अंदर खींच ले जाती है। कोरा के पिता को शार्क का शिकार बनते देखकर मैट डर के मारे चीखने लगता है। उधर मिड सेक्शन में बेन बाकी लोगों से कहता है कि वे सच में बहुत किस्मत वाले हैं। इस प्लेन में कुल 233 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन अब उसे मुश्किल से 30 लोग ही जिंदा दिखाई दे रहे थे। वहाँ कुछ लाइफ राफ्ट भी मौजूद थी। बेन तुरंत ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कोरा अब भी अपने पिता और परिवार को तलाश रही थी। काफी कोशिश के बाद बेन को ELT मिल जाता है। वह उसे चालू करके डैन को पकड़ने के लिए दे देता है। तभी एक शार्क तेजी से कोरा की तरफ बढ़ती है। बेन सही समय पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेन के मिड सेक्शन में दोबारा पानी भरने लगता है। इस अफरा तफरी में डैन के हाथ से ELT छूटकर समुद्र में गिर जाता है। उधर सैम एक सूटकेस के सहारे पानी में तैर रहा था और उसके साथ बेहोश पड़ा हच भी था। जब बेन डैन से ELT मांगता है तो वह बताता है कि डिवाइस पानी में गिर चुका है। अपनी गलती मानने के बजाय वह उल्टा बेन से कहता है कि अगर ELT इतना जरूरी था तो उसे खुद संभाल कर रखना चाहिए था। इसी दौरान कोरा को दूर पानी में सैम दिखाई देता है। बेन समझ जाता है कि अब उसे सैम और हच को भी बचाना होगा, लेकिन उनके चारों तरफ कई शार्क घूम रही थी। डैन वहां जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। बहस के दौरान डैन गुस्से में बेन को मुक्का मार देता है और इस पूरी तबाही के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराने लगता है। बेन भी उसे जवाब में मुक्का मारता है और साफ कह देता है कि वे दोनों सैम को बचाने जाएंगे। डैन चाहे या न चाहे उसे साथ चलना ही होगा। कुछ देर बाद बेन और डैन किसी तरह सैम और हच तक पहुंच जाते हैं। शार्क भी उनके काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन बेन सही समय पर दोनों को राफ्ट तक ले आता है। दूसरी तरफ प्लेन के उल्टे पड़े पिछले हिस्से में अब और ज्यादा देर रुकना संभव नहीं था। बेकी वहां से बाहर जाने से मना कर देती है। वह जोई से कहती है कि वह फिन को लेकर यहाँ से निकल जाए। जोई उससे वादा करती है कि वह वापस जरूर आएगी। इसके बाद वह फिन को साथ लेकर पानी के अंदर बने रास्ते से आगे बढ़ती है। रास्ते में दोनों को मैट की लाश दिखाई देती है, लेकिन वे बिना रुके किसी तरह सतह तक पहुंच जाते हैं। उनके पास ही एक बंद लाइफ राफ्ट भी पानी में बह रही थी। उधर लिली की नजर अचानक आसमान में उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ती है। सभी लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर और चिल्लाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वह विमान उन्हें देख नहीं पाता और वहां से आगे निकल जाता है। इसी बीच जोई लाइफ राफ्ट को खोल देती है। वह फिन को उसमें बैठाने ही वाली थी कि अचानक एक शार्क उनकी तरफ बढ़ती है। तभी वहां मौजूद शार्क आपस में लड़ने लगती है। मौका मिलते ही जोई फिन को राफ्ट में चढ़ा देती है और खुद भी किसी तरह ऊपर आ जाती है। जोई के पैर में गहरी चोट लगी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह बेहोश हो जाती है। अब उस राफ्ट पर फिन बिल्कुल अकेला था। वह डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई चीज नीचे से राफ्ट को टक्कर मार रही है। वह नीचे झांकता है तो एक शार्क बार बार राफ्ट से टकरा रही थी। अगली टक्कर के साथ फिन अपना संतुलन खो देता है और राफ्ट के किनारे लटक जाता है। उधर प्लेन के पिछले हिस्से में पानी अब बेकी की गर्दन तक पहुंच चुका था। उसे अपनी पोती की याद आने लगती है। वह भगवान से बस यही दुआ करती है कि उसकी पोती हमेशा खुश रहे। इसी समय आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। रेस्क्यू टीम पास मौजूद एक चीनी फिशिंग शिप से भी संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि समुद्र में एक प्लेन क्रैश हुआ है। वे जहाज के लोगों से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहते हैं। वही राफ्ट पर बैठे हच की नजर सैम पर पड़ती है, जो बार बार लिली को देख रहा था। हच उससे कहता है कि अब जाकर अपने दिल की बात लिली से कह दे, लेकिन सैम जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता
क्योंकि उनकी टीम में खिलाड़ियों को आपस में डेट करने की इजाजत नहीं थी। यह सुनकर हच हंसते हुए कहता है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी भला कौन इन नियमों की परवाह करेगा। अब तक कोरा को लगने लगा था कि शायद उसके परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसे अपने पिता की कही बात याद आती है। उन्होंने उससे कहा था कि वह फिन का ध्यान रखे, लेकिन कोरा ऐसा नहीं कर पाई। फिन अभी सिर्फ 7 साल का बच्चा था और यह बात सोचकर कोरा खुद को दोष देने लगती है। बेन उसे समझाता है और बताता है कि उसका बेटा भी 7 साल का है। इसके बाद वह कोरा को अपने बेटे की एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। तभी दूर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखाई देता है। उसे देखकर सभी के चेहरों पर एक बार फिर उम्मीद लौट आती है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्विमर को रस्सी के साथ निखार आमला हेयर ऑयल हर किस्म के कीमियाई अज्जा और मुज़र सेहत असरात से पाक, 100% खालिस आमले का तेल हर किस्म के बालों के लिए यकसा मुफीद, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को गिरने से रोकता है। निखार आमला हेयर ऑयल बालों में कुदरती चमक और दिलकशी पैदा करता है, कम उम्री में सफेद होने वाले बालों को स्याह करता है। निखार आमला हेयर ऑयल की रोजाना मालिश से दिमाग को ठंडक और सुकून मिलता है। बेहतर नताइज के लिए नहाने के बाद खुश्क बालों में 1 से 2 मिनट तक मसाज करें। सहारे नीचे उतारा जाता है, लेकिन बेन समुद्र में मौजूद शार्क को देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, नीचे मत आओ। हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग उसकी चेतावनी समझ नहीं पाते। जैसे ही रेस्क्यू स्विमर पानी में उतरती है, एक शार्क उस पर हमला कर देती है। हेलीकॉप्टर वाले उसे तुरंत ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शार्क पानी से उछलकर उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। रेस्क्यू स्विमर से जुड़ी रस्सी अब भी हेलीकॉप्टर के साथ बंधी हुई थी। शार्क के खींचने की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में वह घूमते हुए समुद्र में जा गिरता है। हेलीकॉप्टर के टकराने से पास मौजूद लाइफ राफ्ट भी पलट जाती है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दोबारा राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान डैन खुद को बचाने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे देता है। वह सीधे समुद्र में गिरती है और अगले ही पल शार्क उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वहां एक चीनी फिशिंग शिप पहुंच जाती है, लेकिन जहाज उनके ज्यादा करीब नहीं आ सकता था क्योंकि बीच में कोरल रीफ थी और वहां पानी की गहराई काफी कम थी। इसलिए बचे हुए लोगों को खुद ही राफ्ट के सहारे जहाज तक पहुंचना था। लेकिन परेशानी यह थी कि उनकी राफ्ट में कोई पैडल मौजूद नहीं था। तभी बेन को पता चलता है कि कोरा राफ्ट पर नहीं है। वह कुछ दूरी पर प्लेन के एक टूटे हुए हिस्से पर अकेली खड़ी थी। बेन बिना देर किए पानी में उतरता है और उसकी तरफ तैरने लगता है, लेकिन एक शार्क भी लगातार उसके पीछे आ रही थी। किसी तरह बेन कोरा तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कोरा वहां से जाने से मना कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि उसके डैडी यही कहीं है और वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। बेन उसे समझाता है कि वे उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे, उन्हें बस यहाँ से निकलने के लिए अपना रास्ता थोड़ा बदलना होगा। इसके बाद बेन कोरा को अपने शरीर से बांध लेता है और उसे लेकर जहाज की तरफ बढ़ने लगता है, मगर समुद्र में चारों तरफ शार्क घूम रही थी। यह देखकर चीनी मछुआरे एक तरकीब सोचते हैं। वे जहाज पर रखी अपनी सारी मछलियां समुद्र में फेंक देते हैं। मछलियों की गंध मिलते ही ज्यादातर शार्क उस तरफ चली जाती है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी बेन और कोरा का पीछा कर रही थी। तभी बेन अपनी फ्लेयर गन निकालता है और पास आती एक शार्क पर फायर कर देता है। इससे बाकी शार्क भी अपना रास्ता बदलकर मछलियों की तरफ चली जाती है। उधर डैन को पानी में तैरता हुआ सिगरेट का एक पैकेट दिखाई देता है। वह उसे उठाता है और जैसे कुछ हुआ ही न हो राफ्ट के किनारे बैठकर सिगरेट पीने लगता है। लेकिन अगले ही पल एक शार्क अचानक पानी से निकलती है और डैन को खींचकर समुद्र के अंदर ले जाती है। वहां मौजूद लोगों के पास उसकी मौत पर सोचने तक का समय नहीं था। सभी अपनी जान बचाकर जहाज तक पहुंचने में लगे हुए थे। आखिरकार बाकी बचे लोगों को सुरक्षित जहाज पर चढ़ा लिया जाता है। कुछ देर बाद सैम लिली के पास जाता है। वह कहता है कि उसने उसका लेटर कभी नहीं पढ़ा और अब तो वह शायद समुद्र की गहराई में कहीं खो चुका होगा। लेकिन लिली मुस्कुराकर कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि सैम ने उसका लेटर पढ़ लिया था।
वह बस टीम के नियमों की वजह से अपनी भावनाएं छिपा रहा था। ये सुनकर सैम भी मुस्कुरा देता है और धीरे से लिली के माथे पर किस करता है। इसके बाद बेन कोरा के पास आता है। तभी सभी लोगों के फोन में दोबारा नेटवर्क आने लगता है। कोरा तुरंत बेन का फोन मांगती है और फिन के कपड़ों में लगे जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। ट्रैकर अभी भी काम कर रहा था। लोकेशन मिलते ही जहाज को उसी दिशा में ले जाया जाता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक लाइफ राफ्ट दिखाई देती है जिसमें जोई बेहोश पड़ी थी। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो कुछ देर बाद जोई को होश आ जाता है। फिर वह अपने पास लेटे हुए फिन की तरफ इशारा करती है। फिन को जिंदा देखकर कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के पास आते हैं। कोरा उससे अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उधर बेन वह अपनी पत्नी को फोन करता है और फिर अपने 7 साल के बेटे से बात करता है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। बेन अपने बेटे से बस इतना कहता है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। इसी भावुक पल के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। Subscribe, please.